सच बताना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए प्रॉब्लम होती है कि बहुत कुछ रटना पड़ेगा और बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। लेकिन रटना क्यों है? क्यों ना चीजों को हम अच्छे से समझ लें और उनको स्मार्ट ट्रिक्स के थ्रू इजी बना दें। तभी तो हम कैओस से क्लैरिटी की तरफ जा पाएंगे। वेलकम टू लूनर क्लैरिटी, जहां हर रोज हम बढ़ाते हैं अपनी नॉलेज की क्वालिटी। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में। अब सबसे पहले एक बेसिक सवाल, आखिर ये शेड्यूल्स होते क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझो तो शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अपेंडिक्स या एड ऑन्स होते हैं। एड ऑन से आपका क्या मतलब है? मतलब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए शेड्यूल्स को डाला गया है, ताकि वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्मेट में दे सकें। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं करंटली। 8 शेड्यूल्स ओरिजिनली थे और 4 शेड्यूल्स को अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया गया है। अब हम इन शेड्यूल्स को समझेंगे और साथ साथ उन्हें याद करेंगे इस ट्रिक के थ्रू। आपको सिर्फ एक सेंटेंस को याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, इसके थ्रू हम कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। First schedule that starts from T. So T stands for territories. That includes territories of states and UTs. So in first schedule, we have a list of territories that we have in our India that include our states and UTs. Second schedule starts with E. E means emoluments. Emoluments क्या होते हैं? Emoluments आप कह सकते हैं कि एक तरह से सैलरी होती है या अलाउंसेस जो दिए जाते हैं वो होते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट हैं, जैसे सीएजी हैं हमारे, जैसे गवर्नर्स हैं, तो जो हाई ऑफिशियल्स जो हैं उनकी अलाउंसेस, सैलरीज, प्रिविलेजेस को हम इमोल्यूमेंट्स कहते हैं और ये किस में दी है? सेकेंड शेड्यूल में दी हैं। इसके बाद बात करते हैं ए। ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशंस एंड ओथ्स। अफर्मेशन एंड ओथ से आप क्या समझते हैं? जब भी कोई नेता बनता है या कोई भी एक पोस्ट को संभालने के लिए एक अथॉरिटी उसको दी जाती है तो उसको सबसे पहले प्लेज लेना होता है। अगर वो प्लेज रिलीजियस बेसिस पर लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिंदू है वो गीता पर हाथ रख के प्लेज ले रहा है, या कोई मुस्लिम है तो वो कुरान पर हाथ रख के प्लेज ले रहा है, तो हम उसको ओथ कहते हैं। और अगर ऐसा कोई इंसान है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बिलीव नहीं करता है, एक सेकुलर इंसान है, तो उस सेकुलर वे में जब वो ओथ ली जाती है तो उसे अफर्मेशंस कहते हैं। तो अफर्मेशंस एंड ओथ्स ऑल आर मेंशन्ड इन थर्ड शेड्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की। फोर्थ शेड्यूल स्टार्ट्स विद आर, और आर से सबसे पहले माइंड में क्या आता है? राज्यसभा। जब भी पॉलिटी की बात करेंगे तो आर में सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा राज्यसभा। तो फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स का एलोकेशन है। अब इससे क्या मतलब है? इसका मतलब फोर्थ शेड्यूल में ये दिया हुआ है कि किस स्टेट को, किस यूटी को कैसे राज्यसभा की सीट्स एलोकेट की जाएंगी। इसके बाद फिफ्थ शेड्यूल में स्टार्ट होता है एस से। एस से क्या मतलब है? एस का मतलब है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं मेनलैंड इंडिया में, उनका जिक्र किया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिक्स शेड्यूल पे, जो कि अदर ट्राइबल एरियाज की बात करता है। इसके अंदर 4 मेजर एरियाज की हमने बात की है जो इनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखता है। फर्स्ट इज मेघालय, नेक्स्ट मिजोरम, नेक्स्ट त्रिपुरा एंड देन आसाम। इसको आप एक स्मॉल ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि
सिक्स्थ शेड्यूल में जो स्टेट्स हैं उसमें से कौन सी स्टेट इंक्लूडेड की गई हैं। तो इसको आप एक सिंपल ट्रिक ममता से याद कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट स्पेलिंग तो इसमें नहीं होगी ममता की, लेकिन स्टिल यू कैन रिमेंबर इट विद द ट्रिक। यू कैन राइट इट MMTA। आपको ये तो याद रहेगा कि 4 स्टेट्स हैं। अब M एंड M और चारों ही स्टेट नॉर्थ ईस्ट से हैं। तो अब आप इजीली सोच सकते हैं कि M से कौन सी स्टेट स्टार्ट होती हैं नॉर्थ ईस्ट में। मेघालय, मिजोरम। कोई भी मणिपुर नहीं लिख कर आएगा, मणिपुर को याद नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट्स M से स्टार्ट होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ मेघालय एंड मिजोरम को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इज त्रिपुरा एंड नेक्स्ट असम। सो यू कैन रिमेंबर इट नाउ। ओके, नाउ कम्स टू 7th शेड्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। 7th शेड्यूल स्टार्ट्स विद F। F मींस फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट से क्या मतलब है? इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब पावर्स को बांट दिया गया है यूनियन के स्टेट के बीच में। और उन पावर्स को किस बेसिस पे बांटा गया है? जो फेडरल लिस्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं करंटली। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों के लॉ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, उसको सुपीरियर माना जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 8th शेड्यूल की, दैट ऑल्सो स्टार्ट्स विद O। आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 6th भी O से स्टार्ट हो रहा है और 8th भी O से हो रहा है, क्योंकि इतना तो हमें थोड़ा थोड़ा सा याद हो जाएगा, एक सीक्वेंस हमें याद हो जाएगी जब हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो 8th शेड्यूल में जो O है उसका मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस से क्या मतलब है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस से मतलब है कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको एक शेड्यूल में डाल दिया गया है कि वो ऑफिशियल पर्पस के लिए ऑल ओवर इंडिया में यूज की जाएंगी। टोटल ऐसी 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 14 ओरिजिनल है एंड 8 एडेड है। इसके बाद बात करते हैं 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। इट स्टार्ट्स विद L। L क्यों? यहाँ पर आए थे लैंड रिफॉर्म्स। जब स्टार्टिंग में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि कैसे लैंड को डिवाइड किया जाए, कैसे लैंड में रिफॉर्म्स लाए जाए, क्योंकि कुछ जमींदार्स के पास बहुत बड़े बड़े लैंड्स थे और देयर वर मैनी पीपल जिनके पास कोई लैंड नहीं था। तो उन लैंड रिफॉर्म्स के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था 9th शेड्यूल। उसके बाद 10th शेड्यूल स्टार्ट्स विद D और D से आप समझ जाएंगे डिफेक्शन। पॉलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं और वो भी इंडिया की पॉलिटी, तो डिफेक्शन के बिना तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10th शेड्यूल में डाला गया है। अब वैसे तो ये बहुत बड़ा लॉ है, जिसमें समझने के लिए बहुत चीजें हैं जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अगर अभी क्रिस्प में बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ बात करता है कि कैसे कोई एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है, वरना उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर कन्विक्ट किया जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 अमेंडमेंट्स बाद में आते हैं जो साथ में 1992 में आते हैं। फर्स्ट इज 73rd अमेंडमेंट, जो कि 11th शेड्यूल को लाता है, जिसके थ्रू आती हैं पंचायत। और नेक्स्ट इज 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आती हैं। इससे क्या होता है? इससे होता है कि इंडिया में 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट की एंट्री होती है कॉन्स्टिट्यूशनली।
थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट से हमें क्या मतलब है? फर्स्ट ईयर में हम बात करते हैं यूनियन की, सेंटर की, सेकेंड टीयर इज स्टेट एंड थर्ड टीयर में हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। अगर हम रूरल एरियाज में बात करें तो हमें पंचायत देखने को मिलती हैं, और जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो हमें म्युनिसिपैलिटीज देखने को मिलती हैं। तो मेजरली ये थे आपके 12 शेड्यूल्स, जिनको हम एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल बात करता है टेरिटरीज की, जिसमें स्टेट्स और यूटीज की टेरिटरीज की लिस्ट है। सेकेंड शेड्यूल टॉक्स अबाउट इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स बात करता है अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सैलरीज की, जो डिफरेंट हायर ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल गवर्नर एंड CAG। उसके बाद third schedule talks about affirmations and oaths. Oaths and affirmations are about pledge that people take before taking an authority. Fourth schedule talks about Rajya Sabha seats allocations. Fifth schedule talks about scheduled areas and scheduled tribes, जो कि mainly mainland area के scheduled areas को include करता है। Then next is sixth schedule. Sixth schedule में other tribal areas हैं जिनको अलग से special status दिया गया है, जिनको अलग से सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। ऐसे सिर्फ 4 एरियाज हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। नेक्स्ट इज 7th शेड्यूल, जो बात करता है फेडरल लिस्ट की, जिसके अंदर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट की पावर्स को। उसके बाद 8th शेड्यूल टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इंडिया में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनकी लिस्ट 8th शेड्यूल में हमें देखने को मिलती है। 9th शेड्यूल टॉक्स अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे। नेक्स्ट 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट डिफेक्शन, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ और जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। 11th शेड्यूल टॉक्स अबाउट पंचायत, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई, जो कि रूरल लोकल बॉडीज की बात करती हैं, जिसमें 3 टायर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट का 3 टायर्स का सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट इज 12th शेड्यूल, जो कि म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज की बात की गई है। होप आपको अब ये समझ आया होगा। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक पर या इन सभी 12 शेड्यूल्स पर सेपरेटली डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।